हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है, कल हम लोगों ने यानी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था वर्क यानी कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में हमने देखा था कि सर ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। कार्य दोस्तों आप लोगों को पता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्लास की स्टार्ट करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा से। दोस्तों, एनर्जी यानी ऊर्जा किसे बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो आप लोग बोलेंगे सर एनर्जी किसको बोलेंगे? जैसे यार मेरे पास में अगर एनर्जी है तभी तो मैं कार्य कर पाऊंगा, तभी तो मैं वर्क कर पाऊंगा। तो आप लोग बोल सकते हो एनर्जी क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं ना। द एबिलिटी टू डू वर्क, क्या एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे ही आप लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक वस्तु, एक ब्लॉक रखा था, वस्तु रखा था, कुछ भी आप लोग मान लेते हैं। आपने क्या लगाया? इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से ये वस्तु यहां से यहां पर आ गई, यानी डिस्प्लेस हो गई। तो आप लोग बोलेंगे क्या कार्य हुआ है? बिल्कुल सर, कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। सही बात है, बात सही है नहीं? तो दोस्तों वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, तो कार्य किसने किया? मान लो मैंने किया, मैंने ये फोर्स लगाई, तो ये कार्य मैंने कैसे कर पाया? क्योंकि मेरे में एनर्जी थी, ऊर्जा थी। तो मैं एनर्जी थी तभी तो मैं वर्क कर पाया, कार्य कर पाया। ठीक है, तो सर ये एनर्जी हमको कहां कहां से मिलती है? एनर्जी के दोस्तों बहुत सारे सोर्स है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहां से मिलती है आपको पता है? दोस्तों जैसे सन है, सूर्य से हमको कितनी सारी एनर्जी मिलती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं यार, जो सूर्य है ना वो ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। सर एनर्जी और कहां से मिलती है? जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारी पृथ्वी है ना दोस्तों, पृथ्वी के अंदर भी क्या होती है? बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होती है, उष्मा होती है। हीट क्या एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो आप लोग बोलेंगे सर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी से भी हमको एनर्जी मिलती है। दोस्तों समुद्र की जो लहरें होती है उनमें भी एनर्जी होती है। जो हवा चलती है, जो विंड चलती है, उनमें भी एनर्जी होती है। इवन हम लोग बात करें दोस्तों, कोई एटम होता है ना, परमाणु, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, उसके अंदर भी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो एनर्जी के दोस्तों बहुत सारे सोर्स है। परमाणु के नाभिक से भी आपको मिल जाएगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी मिल जाएगी, ज्वार भाटा होगा वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगी, पवन से भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी क्या है? आप लोगों के एनर्जी के सोर्सेज है। ठीक है सर, अब आप लोग ये बताइए कि सर एनर्जी के बारे में, कुछ एनर्जी और वर्क एक दूसरे से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो इसको थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करिए। देखो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। क्या ये बात सही है क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास में जितनी एनर्जी है इसका मतलब मैं उतना कार्य कर सकता हूं। इसका मतलब यही तो हुआ। अगर मान लो मेरे पास में 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल का कार्य कर सकता हूं, 200 जूल एनर्जी है तो 200 जूल का कार्य कर सकता हूं। कुछ एनर्जी ही नहीं है तो मैं कार्य ही नहीं कर सकता। तो यार जितनी एनर्जी किसी बॉडी में है, किसी वस्तु में है, इसका मतलब वह उतना कार्य कर सकता है। या मान लो मैंने किसी वस्तु पे कुछ कार्य किया है, इसका मतलब मैंने उसको उतनी एनर्जी दी है। क्योंकि मैंने किसी वस्तु पे कार्य किया है, इसका मतलब मेरी एनर्जी खत्म हुई है। तो मेरी एनर्जी खत्म होके गई कहां पर है? जिस पे मैंने कार्य किया है उसी को मैंने एनर्जी दी है। ठीक है क्या? ठीक है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, वर्किंग बॉडी लॉसेज एनर्जी। अगर कोई वर्क कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, जैसे मान लो मैं कार्य कर रहा हूं, तो जब आप कार्य करोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी ना, आपकी ऊर्जा की खपत होगी ना, बिल्कुल। और दोस्तों जिस पर कार्य कर रहे हो आप लोग, जैसे एक एग्जांपल से समझो, यहां पर समझो दोस्तों एक बहुत बड़ा क्या था? पत्थर था। आप लोग दोस्तों अपना दम लगा के, है ना, इस पत्थर को यहां से यहां पर ले गए, यानी इस पत्थर पर क्या हुआ है? पत्थर पर कार्य हुआ है। वर्क किस पे हुआ है? इस पत्थर पे हुआ है। तो इस पर कार्य हुआ है तो आप लोग बोलेंगे इस पत्थर को क्या मिली है? एनर्जी मिली है, ऊर्जा मिली है। किया किसने? सर किया आपने है। तो मैंने कार्य किया है तो मेरे से एनर्जी गई है, किसके पास में गई है? इसके पास में गई है। क्लियर है क्या? अरे बोलते नहीं हो, समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाओ।
तो एनर्जी भी क्या है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि वर्क भी एक अदिश राशि है, और वर्क क्या है, ये भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे बस मुझे ये बोलना है कि मेरे पास में 100 जूल एनर्जी है, मुझे दिशा बताने की जरूरत नहीं है, इस दिशा में है, इस दिशा में, या इस दिशा में, या इस दिशा में, ठीक है। बस मुझे मैग्नीट्यूड यानी मान बताना है। और दोस्तों अदिश राशि किसको बोलते हो, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको मान चाहिए। तो जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे ही तो आप लोग स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि बोलते हो। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। दोस्तों कार्य भी तो क्या था, अरे कार्य क्या था, कार्य भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। तो उसका मात्रक क्या था, न्यूटन। तो इसका भी, सॉरी, उसका मात्रक क्या था, जूल। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पता है बहुत सारी होती है, तो उसमें से वर्क भी आप लोगों की एक, जैसे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि थी, वैसे ही एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होगी। बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं एनर्जी की यूनिट की। तो एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सिंपल सी बात है सर, जूल ही होगी, क्योंकि वर्क की भी आपने बताई थी जूल ही होती है ना। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जूल है ना, उसको कई प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। सर ये क्या लिख दिया आपने, न्यूटन इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सर क्या लिख रखे हो सर, आप मुझे भी तो समझाओ कैसे कैसे आया। अभी आइए मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, वर्क की डेफिनेशन बताओ, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। क्लियर है क्या, और इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया। दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का होता है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, और दोस्तों विस्थापन का होता है मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो कहीं ना कहीं वर्क का ये मात्रक आ गया क्या, और वर्क के मात्रक को जूल बोलते हो ना, तो कुल मिला के आप लोग इसको जूल बोल सकते हो ना, बोल सकते हो नहीं बोल सकते। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार वर्क का या एनर्जी का मात्रक क्या होता है, मात्रक आप लोग बोलेंगे सर जूल होता है। दोस्तों ये जूल को और कैसे लिख सकते हो आप लोग, जूल को सर न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, और क्या लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को। तो दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे, किलोग्राम इंटू मीटर उसमें तोड़ोगे तो आप लोग देख पाओगे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, जूल के। ये भी आप लोगों को नहीं देखना है, केवल आप लोग इन दो का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, आ जाओ। सर मुझे एक चीज बताइए, जूल और किलो जूल में क्या डिफरेंस है, कब किलो जूल यूज करेंगे। दोस्तों जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लो आप लोग कितना बोलोगे बार बार कि मेरे पास 20,000 जूल एनर्जी है, सिंपली बोल दो 20 किलो जूल एनर्जी है। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो आप लोग किलो जूल भी यूज कर सकते हो अगर आप लोगों के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा एनर्जी को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 किलो जूल का मतलब हो जाएगा सिंपली 1000 जूल। ठीक है सर, मैंने कई जगह कैलोरी भी समझा है सर। ठीक है सर, टेम्परेचर का यूनिट भी जूल हो सकता है क्या, नहीं दोस्तों, जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, सेल्सियस होता है। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। अब सर मैंने सुना है कैलोरी, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा जब कोई खाने की चीज लेकर आते हो, जैसे मान लो आप लोग लेकर आए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए, तो डब्बे में लिखा होता है इसमें इतनी कैलोरी एनर्जी है। तो उस कैलोरी का मतलब क्या है दोस्तों, कैलोरी भी क्या है, एनर्जी की ही एक यूनिट है। तो सर कैलोरी और जूल में कुछ संबंध है क्या, बिल्कुल दोस्तों, एक कैलोरी में 4.18 जूल एनर्जी होती है। एक कैलोरी में कितने जूल एनर्जी होती है, 4.18 जूल एनर्जी होती है। तो कैलोरी और जूल को आपस में आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल बोल दो, या अगर मैं आप लोगों से बोलूं एक जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो आप लोग बोलोगे 1/4.18 कैलोरी। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, दोनों में संबंध रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एनर्जी जो आप लोग देखते हो ना, बहुत अलग अलग टाइप की होती है।
जैसे अगर मैं आपको बोलूं कोई वस्तु गति कर रही है, गति क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास में एनर्जी है। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसके तो जरूर उसके पास में कोई एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को आप लोग क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे, गतिज ऊर्जा। वैसे ही दोस्तों एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है दोस्तों? किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सर कैसे पता पड़ा? जैसे दोस्तों एक पत्थर है, वो जमीन पे रखा है, उसके पास में कोई एनर्जी नहीं है। दोस्तों जब उसको ऊंचाई पर लेके जाओगे तब उसमें एनर्जी होगी क्या? सर कैसे पता पड़ा? क्योंकि जब ऊंचाई से कोई पत्थर आता है, आपके सिर पे पड़ता है, तो आपको काफी दर्द होता है ना, यानी उस पत्थर में एनर्जी थी, यानी ऊंचाई पे जब वो था उसमें एनर्जी थी, उस स्थिति में था जब उसके पास में एनर्जी थी। तो दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी पोजीशन के कारण भी क्या होती है? उसमें एनर्जी होती है। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दोस्तों हीट एनर्जी आप लोग किसको बोलते हो? यार कोई वस्तु जो गर्म होती है, तो गर्म क्यों है वो? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट है। हीट एक प्रकार की एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, तो हीट एनर्जी भी होती है एक टाइप की एनर्जी। दोस्तों केमिकल एनर्जी आपने सुना होगा, जब कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो केमिकल एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जब करंट पास होती है ना, उसमें भी एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी भी आप लोग जानते हैं ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है या किसी से भी जब लाइट आती है ना, लाइट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है दोस्तों, है ना। साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है, जो हम लोग साउंड सुनते हैं ना, वो एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। ठीक है, हम लोग बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, तो अलग अलग टाइप की एनर्जी है। तो सर हमको कौन सी एनर्जी पढ़नी है दोस्तों? हमको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप की एनर्जी हम लोगों को पढ़नी है। क्लियर है? समझ में आई यहां तक बात? ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई। थोड़ा सा आगे आप लोग चलिए। ठीक है सर, सीलिंग फैन मूविंग वर्क हो रहा है क्या? एक जना बोल रहा है कि जो सीलिंग फैन है वो मूव कर रहा है, तो क्या वर्क हो रहा है क्या? बिल्कुल यार वर्क हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है ना। अरे मूवमेंट हो रहा ही नहीं हो रहा, तो मूवमेंट किस प्रकार हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग उसमें कुछ एनर्जी दे रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो? कुछ वर्क दे रहे हो। क्लियर है क्या? ठीक है, बात करते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की। देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल, गतिज ऊर्जा। यार अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो मैं गति कर रहा हूं, तो गति क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे में एनर्जी है। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है, इसका मतलब उसके पास में एनर्जी है। उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या? आ जाओ, देखो समझो मेरी बात को, देखो समझो मेरी बात को, एग्जांपल समझो इसको। जैसे मान लो कोई क्रिकेट की बॉल है, जैसे किसी बैट्समैन ने शॉट लगाया, तो दोस्तों क्रिकेट की गेंद जाती है ना, तो मूव करती है ना, तो मोशन कर रही है, इसका मतलब उसके पास में एनर्जी है। उसको क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। दोस्तों पानी आप लोगों का बह रहा है, पानी क्या कर रहा है? बह रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। गति क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास में एनर्जी, इसको आप लोग बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, कोई बुलेट जा रही है, कोई गोली को आपने फायर किया, देखो गोली जा रही है, तो अगर जा रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। क्लियर है दोस्तों? कोई हवा बह रही है, हवा फ्लो कर रही है, तो हवा फ्लो कर रही है, मोशन कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास में एनर्जी है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों कोई कार चल रही है, देखो कोई कार चल रही है, क्यों चल रही है? क्यों मोशन कर रही है? क्यों गति कर रही है? क्योंकि उसके पास में एनर्जी है यार। उस एनर्जी को क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। क्लियर है क्या? दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, तो अगर वो लुढ़क रहा है तो इसका मतलब लुढ़क रहा है या कुछ भी कर लो, कुल मिला के मोशन कर रहा है ना, तो यार उसके पास में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। दोस्तों ये समझ में आ गई यहां तक बात? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? दोस्तों बहुत सिंपल चीज बताऊं, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु अगर गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v। तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र है। समझ में आ गई बात को? ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र है। सर कैसे आया ये फॉर्मूला? हमको याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, केवल ये डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। समझाऊं क्या दोस्तों? क्योंकि जब आप लोग उसको समझ लोगे ना फॉर्मूला कैसा आया,
तो आपको अपने आप ही फील आ जाएगा, अच्छा यार गतिज ऊर्जा क्या है, आपको फील आ जाएगा। थोड़ा फील करवाता हूं मैं आपको, देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, समझ रहे हो क्या यार? बोलते नहीं हो आप, हाँ सर समझ रहे हैं, ऐसे बोलते भी नहीं हो। देखो समझो मेरी बात को, मान लेते हैं ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी, अभी किस में थी वो? रेस्ट में थी, यानी विराम में थी। विराम में थी यानी उसका वेग कितना था? प्रारंभिक वेग कितना था? u का मान कितना था? 0 था। ठीक है दोस्तों, आपने क्या लगाया? आपने इस पे लगाया फोर्स लगाया, आपने इस पे क्या लगाया? बल लगाया, एक बल लगाया, जिसकी वजह से ये वस्तु यहां से मान लो कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। ठीक है, यानी वस्तु कितना डिस्प्लेस कर गई? यहां से मान लो, यहां से कहां पर आ गई? मान लो कुछ विस्थापन हो गया, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां पर आ गई है। क्लियर है? चले आ गया, इतना आ गई। ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, जब आपने इसको धक्का दिया तो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके पास में कुछ वेलोसिटी आ गई, कुछ वेग आ गई। मान लेते हैं यहां पर उसका वेग कितना है? v है। मान लेते हैं यहां पर वेग कितना है? v है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस पॉइंट पर उसका वेग अगर v है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है आप लोग निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। क्वेश्चन ये है कि कैसे आया है फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला कैसा है मैं आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि यार ये वस्तु थी, आपने कुछ फोर्स लगाया, कुछ बल लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से वस्तु विस्थापित हुई, है ना? ठीक है, तो क्या आपने इस पे वर्क किया है? क्या कुछ वर्क किया है क्या? बिल्कुल सर किया है। वर्क का फॉर्मूला होता है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है दोस्तों, फोर्स, और मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां पर आने पे जो समय लगा ना, वो कितना लगा? t समय लगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है सर वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ सर? पहले कोई वेग नहीं था, 0, अब वेग कितना आ गया? v। तो परिवर्तन कितने का आ गया? v का परिवर्तन आया, कितने समय में? t समय में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इंटू s मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दोस्तों अगर मैं यहां से यहां तक के लिए एक समीकरण लगाऊं, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये समीकरण मैंने लगाया, तो s, u का मान कितना था? 0 प्लस 1/2 a ऐसे कैसे लिख दिया, t ऐसे कैसे लिख दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है? रुको रुको रुको, या तो इसको कैसे करें? हाँ हाँ ठीक है, ये वाला समीकरण मत लगाओ। एक समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। होता है क्या? होता है क्या? बोलो यहां, बोलो। तो दोस्तों आपको पता है यहां से यहां तक के लिए प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। u का मान कितना था? 0 था। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 रहेगा, ये 2as आ जाएगा। तो यहां से a इंटू एस का मान क्या लिख सकता हूं? v²/2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो a इंटू एस की जगह क्या लिख दो? v²/2 लिख दो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? mv²/2। दोस्तों आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मत समझो ये कैसे क्या, आप समझो। आप लोग बोल रहे हो यार इसके पास में कितनी गति ऊर्जा है? हाफ mv²। वो आई कहां से यार? क्योंकि आपने बेसिकली जो वर्क किया है ना, तो वर्क किया है इसका मतलब आपने उसको एनर्जी दी है, आपने उसको ऊर्जा दी है। तो कितना वर्क आपने करा था? इतना दिया था, और यही क्या बन गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बन गई। तो मैंने आपको क्यों करवाया? इसको करवाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि दोस्तों जो आप लोग वर्क कर रहे हो ना, वो एक प्रकार की एनर्जी है। यानी अगर कोई वस्तु कुछ गति कर रही है, उसके पास में गतिज ऊर्जा, इसका मतलब आपने उस पर उतना वर्क किया है। ये बात समझ में आ गई? बात को, ये बात समझ में आ गई क्या? बात को, बात समझ में आ गई? तो आप लोग बोलोगे कि जो वर्क, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना सा है, हाफ mv²।
और ये दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी सूत्र ही याद रखना है। ये आता कैसे है ये मैंने आपको समझाया, और मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि यार कोई सी भी एनर्जी हो, मैं आपको बोलूं कि यार इस वस्तु के पास में भी इतनी एनर्जी है, तो कहां से आई होगी? जरूर इस पे किसी ने वर्क करा होगा, कार्य करा होगा। क्लियर है क्या? एक जना बोल रहा है टी कहां गया? देखो देखो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ये m इंटू ए इंटू एस था भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा का ऐसा, ठीक है। दोस्तों मैं एक समीकरण जानता हूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों यहां से यहां तक के मोशन के लिए मैंने देखा है u का मान प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। इधर वी स्क्वायर बराबर 2as, तो as को क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इधर एम एस को क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या गया? एम वी स्क्वायर बाय 2, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो बन गया, ठीक है। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसका आंसर बताओ, चलो बताओ। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम दिया हुआ है, उसका जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है, करके बताओ। ये भी कोई बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गति करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है ना। तो 1/2 एम, इसका मास द्रव्यमान कितना था? 15 था। इसका वेग कितना था? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा आप लोगों का? 120 हो जाएगा ना। 120, तो 120 जूल एनर्जी थी इसके पास में। कितनी थी दोस्तों? 120 जूल एनर्जी थी। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी आप लोगों को, ठीक है। सर और क्वेश्चन कराओ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पहले ये चीज और समझ लो आप लोग, है ना, फिर हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर ये क्या है? मैं आप लोगों को बेसिकली समझाने जा रहा हूं कि क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में कुछ संबंध होता है क्या? कुछ रिलेशन होता है क्या? बताओ। बिल्कुल होता है। कैसे? आइए निकालते हैं। दोस्तों मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि क्या कर रही है? v वेग से गति कर रही है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी सर 1/2 हाफ, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। दोस्तों इसका मोमेंटम संवेग कितना होगा? संवेग होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो ये होगा। समझ गए बात को? ठीक है। दोस्तों आप एक काम करो, इसमें क्या मैं m से गुना कर सकता हूं, m से भाग दे सकता हूं क्या? बताओ। बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा, है ना। अरे बोलो यार, बोलो 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 बोलो। बिल्कुल। ये m स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं क्या? mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बताओ। बोलते नहीं हो। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? mv का होल स्क्वायर बाय 2m। दोस्तों ये mv क्या है? mv क्या है? मोमेंटम ही तो है। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? mv का होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर क्वेश्चन में किसी वस्तु का संवेग दिया हो, उसका द्रव्यमान दिया हो और आप लोगों को गतिज ऊर्जा निकालने को बोला जाए तो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करे, आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बताओ बताओ। एक हल्के और भारी पिंड का संवेग समान होता है। दोस्तों एक हल्का पिंड ले लेते हैं, एक हल्का पिंड, एक हल्की वस्तु किसको माने? चलो मैंने एक गेंद मान ली, गेंद मान ली, गेंद है ना, गेंद, क्रिकेट की गेंद मान ली, ठीक है। और एक भारी पिंड है, कोई भारी वस्तु है, चलो ये मैंने मान ली फुटबॉल है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो गेंद है इसके द्रव्यमान को मैंने मान लिया m1 और फुटबॉल के द्रव्यमान को मैंने मान लिया m2। दोस्तों फुटबॉल भारी है ना, फुटबॉल भारी है तो m2 का मान क्या है? ज्यादा है, किससे? m1 से। चलो ठीक है।
दोस्तों एक हल्के और भारी पिंड का संवेग समान है, दोनों का मोमेंटम सेम है। दोस्तों मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब उनमें कुछ मोमेंटम है, यानी इसका मतलब कुछ गति कर रहे हैं, उनके पास में कुछ वेग है। तो इसके वेग को मैं मान लेता हूं v1, है ना, ये गेंद मान लेते हैं v1 वेग से आगे जा रही है, और इसका मान लेते हैं दोस्तों v2। बोला जा रहा है दोस्तों किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, कैसे निकाले? आ जाओ दोस्तों, हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? p²/2m। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता? बताओ। अरे ये सूत्र होता है या नहीं होता? बताओ। तो आप लोग यहां पर एक देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो मोमेंटम पे और मास पे। तो दोस्तों मोमेंटम तो दोनों का सेम है, इसका जो मोमेंटम है मान लेते हैं p1 है, इसका है p2, तो ये तो दोनों का समान है, तो ये तो कंपैरिजन करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन सर दोनों का मोमेंटम संवेग क्या है? समान है। अब देखो, अब किस पे देखो? अब मास को देखो, द्रव्यमान को देखो। दोस्तों जिसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। समझ गए बात को? क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बताओ। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा कम। तो द्रव्यमान ज्यादा किसका है? फुटबॉल का। भारी वाले का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। दोस्तों जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जो गेंद है, जो ये आप लोगों की हल्की गेंद है, क्रिकेट वाली गेंद है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लाइटर बॉडी, हल्के पिंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? कोई समस्या? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। बताओ। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान, ठीक है, एक तो है 1 ग्राम का और एक है 4 ग्राम का, ठीक है, एक है 4 ग्राम का। दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये गति कर रहे हैं तो इनके पास में कुछ वेग भी होगा। तो चलिए दोस्तों इसके वेग को हम लोग मान लेते हैं v1 और इसके वेग को मान लेते हैं v2। दोस्तों दोनों समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ m। मास कितना है इसका? 1 ग्राम। 1000 का भाग लगा दो, किलोग्राम में आ जाएगा। वेग आपने माना इसका v1, तो v1²। ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी किसकी? इस वाले की। इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? सूत्र आप लोग जानते हो, हाफ mv² लगाओ, हाफ m। इसका द्रव्यमान कितना है? 4, भाग लगा दो 1000 का। इसका वेग कितना है? v2, तो इसका स्क्वायर कर दो और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। दोस्तों 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया? v1² बट्टे v2² का मान का क्या आ गया? 4 आ गया। लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है उनके रैखिक संवेग के परिमाणों का अनुपात, मोमेंटम का रेशो निकालना है। दोस्तों इसका मोमेंटम मैं p1 मान लेता हूं, इसका मैं p2 मान लेता हूं। क्लियर है क्या? तो कैसे निकाले? देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे सर? इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मास 1 ग्राम, इसका वेग v1, इसका मास कितना है? दूसरे वाले का मोमेंटम निकालना ना, इसका मास गुना इसकी वेलोसिटी, इसका मास है 4, इसका वेग है v2। क्लियर? तो देखो v1² बट्टे v2² का जो अनुपात है वो 4 है, तो v1 और v2 का अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो कितना हो जाएगा? 1/4, और v1 और v2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। एक तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, एक तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? एक तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या? सेकंड मेथड भी है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? आ जाइए सेकंड मेथड को हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड, दूसरा विधि, जो भी आप लोग बोलना चाहे वो आप लोग बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके मोमेंटम को मैंने माना p1 और इसके मोमेंटम को मैंने माना p2। तो दोस्तों इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले वाले की सर फॉर्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का, क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, p²/2m।
तो आप लोग बोलेंगे सर पी स्क्वायर, इसका मोमेंटम क्या है, P1 माना, तो इसका स्क्वायर बाय 2m। इसका द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। मैं लिख दिया है सर, 1000 से भाग लगाओ ना, भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी भाग लगाओगे इधर भी बराबर भाग लगाओगे, वो अल्टीमेटली कटेगा ही वो, है ना। तो एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोस्तों, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, इसके मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, m का मान कितना है, 4। क्लियर है, समझ में आ गई। तो क्या करना है, इसको और इसको दोनों को बराबर कर देना है। तो P1 स्क्वायर बाय 2 को बराबर करना है किससे, P2 स्क्वायर बाय 8 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2/8 के बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो P1 और P2 का रेशो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आ गई बात को। बताओ मनोज मीना जी, दोस्तों समझ में आया। यस नहीं बोलते हो आप यार, आप बस पता नहीं क्यों सुनते रहते हो, करते रहते हो, यस नहीं बोलते हैं आप यस क्यों नहीं बोलते हैं, बताइए। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो दोस्तों और क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको आप लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। कैसे, जैसे मान लो ये जमीन है, अगर जमीन से किसी वस्तु को आप लोग h हाइट पर लेके जा रहे हैं, मान लो यहां उस m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पे ले गए, तो वहां पर h हाइट पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh। क्लियर है क्या। एक्चुअली जब आप h हाइट पे लेके जा रहे हो किसी वस्तु को, उस पर एनर्जी इतनी है, तो वो आई कहां से, एक्चुअली में उस वस्तु को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो आपने वर्क किया, जो कार्य किया ना, वो ही कार्य क्या बन गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा बन गई। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अरे मनोज मीना जी सीधे बताओ ना क्या दिक्कत है। सर आप मेरी बात सुन रहे हो क्या, बात सुन रहे हो क्या, इधर कोई टेलीफोन थोड़ी लग रहा है यार। जो भी दिक्कत है इधर बोलो, कमेंट करो। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है। अब यार आप मुझे खुद बताओ, इस वस्तु को यहां पर ले जाने पर, इस स्थिति में ले जाने के लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा, तो वही तो उसकी एनर्जी बनेगी यार। क्लियर है। तो आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण, जैसे मान लो कोई बॉल थी, अब मैंने उसको थोड़ा दबाया, उसकी पोजीशन चेंज करी, उसकी मान लो मैंने शेप चेंज करी, तो उसके कारण उसमें एनर्जी आ जाएगी। कहां से आई, क्योंकि दोस्तों मैंने वर्क किया है ना, मैंने कार्य किया है ना, तो वही तो उसकी एनर्जी बन जाएगी। समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। जैसे आप ये देखो दोस्तों, जब ये लड़का यहां पर होता है ना, उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। मान लो ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, ये जमीन है, तो इस पॉइंट पे कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये पॉइंट टॉप पर गया ना, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आ गई। बताओ कहां से आ गई, कौन बताएगा, बताओ बताओ। मनोज मीना जी, सर मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूं, बस आपको थैंक्स बोलना है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अच्छे हो, सभी पढ़ने वाले हो, इसलिए आपको मैं अच्छा लगता हूं। ठीक है, तो इसमें भी आप ही की दोस्तों खास बात है, आपको अगर अच्छा लग रहा है इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो। चलिए बताइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, आप खुद लगाइए। दोस्तों पहले यहां पर था ना, इसको ऊपर जाने के लिए दम लगाना पड़ेगा, साइकिल पर जोर लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करके यहां पर पहुंचा है, तो कार्य किया है, तो भैया एनर्जी तो होगी ना यार, क्योंकि कार्य एक प्रकार की एनर्जी, तो इसको एनर्जी दी है। समझ में आ गई बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ अब सर कुछ एग्जांपल्स बताओ। हम लोगों को लगता है कोई वस्तु हाइट पे होती है उसी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, नहीं दोस्तों। क्या आप लोगों ने देखा है, पानी जब डैम में स्टोर होता है, तो जब बांध खोलते हो तो पानी देखो कितनी एनर्जी से बाहर निकलता है।
ये एनर्जी आई कहां से? क्योंकि दोस्तों आपने उस पानी को अंदर बंद करके रखा था ना, तो वो बंद जब था ना, उसमें एनर्जी थी, कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी। उस स्थिति में पानी को रखने के लिए आपने पहले उसकी बहुत सारी एनर्जी दी थी, बहुत सारी वर्क करा था, तो वो उसके पास में उसी एनर्जी को, उसी वर्क को क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। कैसे पता पड़ा सर आपके उसमें एनर्जी है? क्योंकि देखो जैसे बांध के गेट खोलो, देखो कितनी एनर्जी से पानी निकल रहा। क्लियर है क्या? और बताओ सर। और दोस्तों ये जो पानी आता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी से जब पानी आता है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा एनर्जी से जब पानी आता है ना, इसी से क्या बनाई जाती है? बिजली भी बनाई जाती है आप लोगों की। ठीक है, ये पूरा ऐसा का सिस्टम होता है। ठीक है, चले आगे कि जैसे पानी को आपने यहां पर रखा, फिर एक पाइप के माध्यम से पानी आता है बहुत तेज गति से, फिर दोस्तों टरबाइन होता है, उस टरबाइन पे पानी जब गिरता है तो टरबाइन की ब्लेड्स घूमती है, जिससे क्या बनती है? बिजली बनती है। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर कुछ और एग्जाम्पल भी बताइए। क्या आप लोगों ने दोस्तों बच्चों का खिलौना देखा है क्या? दोस्तों जो टॉय कार होती है, बच्चों के जो कार होती है, उसमें जो स्प्रिंग वाउंड होती है ना, अरे यार एक चीज मुझे बताओ, आप चाबी भरते हो बच्चों के खिलौने में, फिर वो गाड़ी भगती है, तो जो चाबी भरते हो ना, तो वो क्या होता है बेसिकली? उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है ना, अपने देखो आप मेरी बात को समझो दोस्तों, कोई स्प्रिंग है, प्लीज आप लोग इधर देखो, कहीं पर भी मत देखो, इधर देखो, मान लो ये कोई, सॉरी, मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग है, समझ में आ गई बात को? ये कोई स्प्रिंग है, आप ये मान लेते हैं। अभी ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ना ही आपने इसको खींच रखा है, ना ही आपने इसको दबा रखा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये मान लो ये कोई स्प्रिंग है, यहां पर इससे एक लकड़ी का टुकड़ा भी जोड़ देना है, अभी बिल्कुल स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब आप लोग स्प्रिंग को दबाओगे और छोड़ोगे तो ये भागेगा का लकड़ी का टुकड़ा? इसके पास एनर्जी कहां से आ गई सर? कैसे भाग रहा है? क्योंकि जब आपने इसको कंप्रेस दबाया ना, तो स्प्रिंग की शेप में चेंज हुआ ना, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ ना, तो यानी इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि इसको इसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए, इसके शेप में चेंज करने के लिए आपने इस पर वर्क करा है। तो ये उसकी जो पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई ना, उसको आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। बहुत सारे आप लोगों के इसके एग्जांपल्स होता है। और बताओ ना सर। दोस्तों क्या आपने कभी धनुष को देखा है? ये देखो, देखो आप ऐसे समझो मेरी बात को दोस्तों, जब आप धनुष की, देखो ये धनुष की डोरी है ना? ठीक है, ठीक है। अब ये धनुष की डोरी को जब आप लोग खींच रहे हो ना, मेरी बात समझो आप, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो प्लीज। धनुष की डोरी को आपने खींचा, ये देखो ये धनुष की डोरी है, कहीं मत देखो प्लीज, आप लोग इधर देखो, इधर देखो, ये धनुष की डोरी है। आप इसको खींच ही नहीं रहे, जस्ट आपने इस पे आके तीर लगा दिया, तो क्या तीर जाएगा कि आगे नहीं जाएगा? लेकिन जब आप लोग इसको खींचोगे और तीर लगाओगे, तब छोड़ोगे ना, तब तीर जा रहा है, तो उसके पास एनर्जी कहां से आ गई? क्योंकि दोस्तों जब आपने इस धागे को खींचा ना, जब इस धागे को खींचा खींचा खींचा, इसकी पोजीशन पहले ऐसे थी, लेकिन खींच के जब इसकी पोजीशन ऐसे करी, तो इसकी पोजीशन में चेंज आया ना, उसके लिए आपने इस पे कुछ वर्क करा होगा, कुछ एनर्जी दी होगी, तो इसकी पोजीशन में चेंज आने की वजह से इसमें, यहां पर जब ये आया तो इसमें जो एनर्जी आ गई, उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। क्लियर है क्या? चले आगे, चले बताओ दोस्तों, समझ में आ गई? पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आ जाओ, चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो प्राइस है बेसिक इंजन का मैं बढ़ा रहा हूं, तो आप जो भी बच्चे आ चुके, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए मैं 999 रख रहा हूं, बाकी तो इसकी 1400 प्राइस वापस हो रही है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है? दोस्तों एक चीज मुझे बताओ यार, कोई एक हल्का पेन है, एक इसको आपको ऊंचाई पर लेके जाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको इस पे कम वर्क करना पड़ेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आराम से ले जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई भारी चीज है, उसको आपको हाइट पे लेके जाना है, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उस पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो कुल मिला के किसी भी वस्तु की जो एनर्जी होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी। एक तो दोस्तों उसके द्रव्यमान पे, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान ज्यादा होगा, मान लो एक हल्की चीज है, मान लो ये कुछ हाइट पर है, एक भारी चीज है ये कुछ हाइट पर है,
तो दोस्तों भारी चीज वाले में एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको उठाने में आपने कार्य ज्यादा किया है, उसको ऊपर ले जाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगी है। क्लियर है क्या? कल हो जाएगी राहुल जी, ठीक है क्या? तो आप लोग क्या बोलोगे? किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी यार, क्योंकि उसको उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आपको एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। दूसरा, जिसके शेप में बहुत ज्यादा चेंज होगा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होगी। जैसे आप लोग मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई है। क्या बताई है? ये मान लो धनुष है। ये क्या है दोस्तों? धनुष है। ये इसकी डोरी है। डोरी में मान लो आपने चिन्ह सा चेंज करा, चिन्ह सा खींच दिया, ऐसे कर दिया, तो अभी एनर्जी ज्यादा होगी, या दोस्तों जब बहुत ज्यादा आप खींचोगे तब एनर्जी ज्यादा होगी? बताओ। इस वाले केस में एनर्जी ज्यादा होगी ना? बोलो हाँ या ना। पहले कितना था पवन कुमार जी? दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, जब मैंने बेसिक इंजन का कोर्स लॉन्च किया, जब इसकी मैंने प्राइस रखी ना 3,000 रुपए, तो बहुत सारे यूट्यूबर पहले 200 रुपए 250 रुपए में कोर्स बेच रहे थे। जैसे ही मैंने लॉन्च करी उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी। अब आप बोलोगे सर आपने नुकसान कर दिया। नहीं दोस्तों, नुकसान नहीं करा यार, बहुत मेहनत लगती है मेरे कंटेंट बनाने में। आप देख रहे हो यार, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? आप खुद मुझे बताओ, देख रहे हो नहीं देख रहे? लगता है ना आपको कि हाँ सर आप बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट है सर, मतलब साफ ही दिख रहा है सर इतनी मेहनत वाला कंटेंट है। तो लोग पहले कचरे बेच रहे थे तो उसका अकॉर्डिंग पैसे ले रहे थे। अब बात ये, बेच तो अभी भी कचरा ले, कचरा 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 बेच रहे हैं, बट उसकी प्राइस ज्यादा कर दी है। तो दिक्कत क्या है? मेरे पास बच्चे आके बोलते हैं, बोलो सर बाकी चैनल पर तो इतने का मिल रहा है, आप इतने ज्यादा का क्यों दे रहे हो? तो उनको पता ही नहीं कंटेंट बोलते किसको। ठीक है, चले दोस्तों। हाँ, मैं कुछ बता रहा था यार दोस्तों, किस शेप में जितना ज्यादा चेंज करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। देखो ये स्प्रिंग है, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे तो एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा होगी, छोटा सा ही कंप्रेस करा तो एनर्जी इसमें कम होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप यहां पर देखो, प्लीज मेरी बात आप ध्यान समझो। अब चलो, ये तो एक थोड़ा सा रिलेवेंट फोटो नहीं लगी है ना। इधर देख लो आप, इधर इधर देख लो। जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग थी, ये कोई स्प्रिंग थी। अगर स्प्रिंग को जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे दोस्तों, उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा शेप में चेंज उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगी। चलो ठीक है, ठीक है। और बताइए सर, और क्या है? वो कितनी हाइट पर है अबाउट द ग्राउंड? पृथ्वी तल से, जमीन के तल से कितनी ऊंचाई पर है? जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे दोस्तों ये एम द्रव्यमान का कोई पत्थर मान लो, ये जमीन से कुछ हाइट पर है, कुछ ऊंचाई पर है, तो जितना ज्यादा हाइट होगी ना उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है? mgh। mgh यानी जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी। अब आप लोग मुझे बताइए क्यों सर हाइट ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा? क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जितनी ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे आपको उतना वर्क करना पड़ेगा, उतना कार्य करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसलिए देखो हाइट ज्यादा होने पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मतलब भी कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है क्या? क्लियर है? तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बता दिया। जैसे मान लो मैं हूं पृथ्वी की सतह से, दोस्तों जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाऊंगा मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, इससे ऊर्जा ज्यादा होगी। नीचे आऊंगा तो जमीन से, पृथ्वी से ऊंचाई कम होगी। अरे यार दोस्तों अभी कुछ हाइट पर हूं, मान लो इस हाइट पे हूं, एच हाइट पे, अगर नीचे आऊंगा यानी पृथ्वी के तल से जो मेरी ऊंचाई होगी वो कम होगी, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात है। आप लोग कई बार सोचेंगे सर ये mgh आया कैसे? सर मुझे ये समझाओ ना। समझाऊं क्या? बहुत आसान भाषा में समझाऊं क्या? समझो, देखो प्लीज, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये जमीन है हमारी, ये जमीन है। मान लो ये पेन है m द्रव्यमान का, जब मैंने इसको छोड़ा तो नीचे आ गया क्या? ये छोड़ा तो नीचे आ गया क्या? छोड़ा तो नीचे आ गया क्या? यानी जो m द्रव्यमान की वस्तु है ना, उस पे हमेशा नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नीचे नहीं आए, ये नीचे नहीं आए, तो इसका मतलब आपको ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? मान लो mg फोर्स नीचे लग रहा है,
अगर mg फोर्स ही मैं ऊपर लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, ना ये वस्तु नीचे आएगी ना ये वस्तु ऊपर जाएगी। अगर mg से चिन्नू सा ज्यादा लगा दूं, चिन्नू सा ज्यादा लगा दूं तो सर ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। तो मान लेता हूं मैं mg से चिन्नू से ज्यादा कुछ लगा रहा हूं 0.0001, इसको क्या ऐड करूं, रहने दो, मान लो इतना फोर्स लगा रहा हूं मैं, और आपको h हाइट पे लेके जाना है, मान लो h ऊंचाई पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा सर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स लगा रहे हो आप, mg लगा रहे हो, कितना डिस्प्लेस करवा रहे हो, कितना विस्थापन करवा रहे हो, h हाइट तक लेके जा रहे हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और जिस दिशा में विस्थापन कर रहे हो, दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 का मान 1, तो वर्क का मान हो जाएगा mgh। तो ये mgh कहां से आया, किसी वस्तु को h हाइट पे ले जाने पे उस पर जो वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, वही उसकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है क्या, बात को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आ जाओ दोस्तों। बात करते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या होता है सर, ये तो आपने बताया नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। गतिज ऊर्जा जानते हो? जानता हूं ना सर, पढ़ा तो दिया आपने। पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा जानते होगे? जानता हूं सर। दोस्तों दोनों एनर्जी के योग को ही सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। दोस्तों क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप इधर देखो, ये हथौड़ा है, ठीक है, ये हथौड़ा है, इस हथौड़े को मैंने कुछ हाइट पे रखा है, तो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों नीचे लेकर आ रहा हूं, गति के साथ लेकर आ रहा हूं, इसमें गति है, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और दोस्तों इन दोनों एनर्जी के योग को ही आप लोग क्या बोलोगे, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है क्या? और देखो जब ये आएगा ना पूरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से, यानी मैकेनिकल एनर्जी से आएगा ना, तो किसी भी कील को अंदर ठोक सकते हो, मतलब बहुत सारे कार्य कर सकते हो आप। ठीक है, इसलिए इन दोनों के योग को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है क्या? क्लियर? वही चीज लिखी हुई है यहां पर। दोस्तों एक चीज आप लोग समझो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने सुना है क्या, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ना ही ऊर्जा को आप लोग उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते। सुना है क्या आपने? अरे सुना है या नहीं सुना? सुना है या नहीं सुना? सुना है या नहीं सुना? बिल्कुल सर सुना है। दोस्तों हमारे लिए टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये दो मतलब है। तो एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, किसी वस्तु की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और टोटल एनर्जी का मतलब क्या है हमारे लिए अभी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो दोस्तों, कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी जो जमीन से किस पे थी, कुछ हाइट पे थी। इस पॉइंट को आप लोग ए पॉइंट बोल दो। तो ए पॉइंट पर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। ए पॉइंट पर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, सर इस पॉइंट पे रख रखा है ना वस्तु को, हाँ, तो कुछ अभी जस्ट पकड़ रखा है, कुछ गति नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पर, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस mgh क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने इसको जस्ट छोड़ दी नीचे, तो वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। मान लो यहां पर थी किसी पर्टिकुलर उस पे, यहां पर थी जमीन से, मान लो कितनी हाइट पे थी, h/3 हाइट पे थी। और इस पॉइंट को मान लो दोस्तों बी पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो दोस्तों बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जमीन से कितनी हाइट पर है, केवल h/3 mg। तो mgh नहीं होगा, mgh/3 होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जमीन से h/3 हाइट पे है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस बी पॉइंट पे, सर जब आपने ऊपर से छोड़ा ना, तो देखो नीचे आती, जैसे जैसे नीचे आ रही, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही क्या, तो एनर्जी गई कहां पर, तो इसके पास वेग आने लग गया, इसके पास में गति आने लग गई, यानी इसके पास में गतिज ऊर्जा आने लग गई। तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ बी पॉइंट पे, है ना, उसको मैं एक्स मान लेता हूं। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ, x प्लस mgh/3। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो टोटल एनर्जी हमेशा समान रहेगी। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी थी, इतनी थी।
इस पॉइंट पर इतनी थी, तो इन दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। सर कुछ क्वेश्चंस करवाइए जिससे हम लोगों को और फील आए पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, कराते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। क्या बोला जा रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड प्रारंभ में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, जमीन है, इससे 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है। एम कितना है, 20 किलोग्राम मान लो, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे उस स्थिति से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। पहले यहां पर था, यहां से दोस्तों 2 मीटर और उठा दिया आपने, है ना, 2 मीटर आपने और उठा दिया, 2 मीटर और उठा दिया, यहां तक ले गए आप इसको। ठीक है, बोला जा रहा है स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि बताइए, इसकी कितना इंक्रीमेंट हो गया। तो दोस्तों जब इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सर, mgh। ठीक है, ठीक है, m का मान द्रव्यमान कितना है, 20, g का मान दोस्तों वैसे तो 9.8 होता है, अब 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 10। कितनी हाइट पे था पहले, 3 मीटर पे, तो पहले एनर्जी कितनी थी, 200 × 3 600 जूल। दोस्तों इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, m का मान 20, g का मान 10। अब कितनी हाइट पर है, 3 + 2 टोटल 5 मीटर की हाइट पर है, तो 20 × 5 100 1000 जूल। तो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, कितने का चेंज हो गया, 400 जूल का चेंज हो गया। कितना वृद्धि दोस्तों, 400 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि जी का मान इन्होंने 9.8 माना होगा, अपन ने जी का मान 10 माना है, 9.8 मानते तो 392 में जाता, तो इसको 400 जूल कर लो आंसर ना, 400 लिख देता हूं, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए दोस्तों, क्लियर, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दस किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड की एक समान साल से 2 मीटर की ऊंचाई पर गतिमान है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जमीन से एक हाइट 2 मीटर की हाइट ले लेते हैं, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है जो जमीन से 2 मीटर की हाइट पर है, वो गतिमान है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो दोस्तों इसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा। चलो दोस्तों इसके वेग को मान लेते हैं, वी वेग है, गति कर रहा है, ये मान लो ऐसे ऐसे गति कर रहा है। कोई प्लेन मान लेते हैं जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 2 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये वी वेग से गति कर रहा है। इसकी कुल ऊर्जा बताइए। दोस्तों कौन कौन सी एनर्जी है इसके पास में बताओ। जब भी कोई वस्तु जमीन से कुछ हाइट पर होती है, एक तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। m कितना है इसका, 10 किलोग्राम। g का मान दोस्तों 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है सर, 2 मीटर की हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, टोटल 200 जूल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², 1/2 मास। m का मान कितना है, 10। वेग का मान कितना है इसका, वेग का मान 2 मीटर पर सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 2, 10 × 2 20 जूल। तो 200 + 20 कितना हो जाएगा, 220 जूल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर यहां पर 216 क्यों है, क्योंकि इन्होंने जी का मान 9.8 मान रखा है, अपन ने कितना माना है, 10 माना है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है क्या, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है बताओ, बोलते नहीं हो आप। अरे दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बोलते नहीं हो, बाकी सारी बातें सही है आपकी। चलो और क्वेश्चन बताइए सर, बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। दोस्तों ये जमीन मान लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कुछ हाइट ली हमने, है ना, ये 100 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कितनी ऊंचाई पर था, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, आपने इसको छोड़ा
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, कितनी बढ़ेगी। दोस्तों यहां पर तो कुछ भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ वेग नहीं था, बस ऐसे ही था ये। यहां पर केवल कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m कितना है? 100, g का मान 10, कितनी हाइट पे था? 10, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 10,000 हो जाएगा, 10,000 जूल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों जब आपने इसको छोड़ दिया, दोस्तों नीचे आने के दौरान क्या है, जब ये वस्तु नीचे आ रही है तो जमीन से जो हाइट है कम होती जा रही है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा कम होती जा रही है। तो फिर स्थिर ऊर्जा गई कहां पर? तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना, इसके गति आती जा रही है, गतिज ऊर्जा आती जा रही है। तो दोस्तों जब ये नीचे आएगी ना, इस जगह आएगी ना, तो उसके सारी के सारी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10,000 जूल आ जाएगा। ये 10, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 जूल। सर यहां पर 98 से जूल क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने जी का मान 9.8 माना है, अपन 10 मान लिया। क्लियर है? चले आगे, समझ में आ गई बात को? कोई समस्या नहीं है? चलिए सर इस क्वेश्चन का करो। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया था, जिसको एक भी बच्चा सही नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया था, आप देखना। बताओ दोस्तों, ये कोई टेबल है ना, ये कोई टेबल है, ठीक है। 2 मीटर लंबी एक समान चैन एक टेबल पे इस प्रकार रखी जाती है कि 60 सेंटीमीटर की लंबाई टेबल के किनारे से स्वतंत्र रूप से लटकी है। देखो समझो मेरी बात को दोस्तों, कोई चैन है, 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 ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2 मीटर है। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई है। 2 मीटर इसकी लंबाई है। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, ये इस प्रकार से लटकी कि 60 सेंटीमीटर की लंबाई टेबल के किनारे से स्वतंत्र रूप से लटकी है। मतलब ये लंबाई आपको बोला जा रहा है 60 सेंटीमीटर है। ये कितनी है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कितनी है? ये है सर 60 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग मुझे बताइए ये कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि यार इस चैन को पूरा आप टेबल पे खींचना चाहते हो, तो उसके लिए वर्क यानी कार्य कितना करना पड़ेगा? क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोला जा रहा है यार ये जो लटका हुआ पार्ट है ना, इसको भी ऊपर ले लो, काम कितना करना पड़ेगा ये बताओ। अब लगाते दिमाग। दोस्तों आप देखो, केवल इस वाले पार्ट को आपको ऊपर लेना। देखो ये वाला पार्ट तो पहले ऊपर है, केवल ये वाला पार्ट को लेना ऊपर। आप ये वाले पार्ट को, केवल इस वाले पार्ट को लेना है ऊपर। ठीक है, पहले तो आप देखो इसका द्रव्यमान कितना है। इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? टोटल चैन का द्रव्यमान कितना है? आप लोग बोलेंगे 200 सेंटीमीटर लंबाई का जो द्रव्यमान है वो कितना है? कितना है? 4 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? 4/200 होगा। 60 सेंटीमीटर का कितना होगा? 4/200 इंटू 60 होगा। कितने किलोग्राम होगा दोस्तों? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 कटा 4 से 5 बार में, तो ये आपका आ गया 6/5। 6/5 बोले तो कितना हो जाएगा? 1.1 kg, सॉरी 1.2 kg। सही बोल रहा हूं मैं? बताओ 14 कैसे आया? 14 कहां पर है? अरे 14 नहीं है दोस्तों, 140 सेंटीमीटर है यार। कुल लंबाई 2 मीटर थी चैन की, यानी 200 सेंटीमीटर थी। 200 सेंटीमीटर कुल लंबाई थी, बोला जा रहा है 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है। तो अगर 60 सेंटीमीटर ये, तो 140 सेंटीमीटर होगी ना ये वाली यार। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? इसी की बात करो ना। ठीक है
दोस्तों कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को आप h हाइट पर उठाना चाहते हो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर आप लोग इसको h हाइट पर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पर ले जाने पर उसमें कितनी एनर्जी आती है, mgh। वो कहां से आई, क्योंकि उसके लिए उतना वर्क आपने किया। तो इसको भी आपको h हाइट पर लेके जाना है। लेकिन यार वो जो m द्रव्यमान है ना, वो पूरा बिखरा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है। थोड़ा सा यहां पर है, 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 थोड़ा सा यहां पर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र हम लोग हमेशा बीच में मानते हैं। तो कुल मिला के इसका टोटल द्रव्यमान कितना था, 1.2 kg है। ठीक है, अब इस 1.2 kg को हम पूरा का पूरा यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको यहां से यहां पर लेके जाना है, इस हाइट पे लेके जाना है। कितना हाइट पे लेके जाना है, 30 सेंटीमीटर हाइट पे लेके जाना है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा सर, फॉर्मूला है mgh। मास कितना था, द्रव्यमान कितना था, 1.2 था। जी का मान कितना होता है, वैसे तो 9.8 होता है सर, आप 10 मान लो थोड़ा सा। और कितनी हाइट पे लेके जाना है, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से आप लोग भाग लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो 1.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3.6 जूल आ जाएगा। दोस्तों मजा आया नहीं आया बताओ क्वेश्चन में, बताओ, अरे बताओ क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया। बच्चे गलती बताऊं क्या कर देते हैं, वो उनको सब सही करते हैं, बस वो एच का मान है ना वो पूरा 60 रख देते हैं। क्यों रख रहे हो 60, सारा का सारा द्रव्यमान इधर थोड़ी है। अरे सारा का सारा द्रव्यमान इधर थोड़ी है जो आपको 60 सेंटीमीटर पे लेके जाना है, नहीं ना। बस ये गलती कर देते हैं, बाकी वो सब सही करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। चले आगे दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कल हम लोग इसका बाकी का पार्ट करेंगे, पावर वगैरह करेंगे, और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसके करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात को, चलो आ जाओ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान आप लोग रखें। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर। क्या बोल रहे थे, अभी आया था क्या, एक सेकंड। जी सर, हाँ हाँ आएंगे ना, 3 बजे आ जाऊं क्या सर, अच्छा 3:30, ठीक है सर, डन। ठीक, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं इसका वो करना है पार्ट को एक बार, आप देखो सुनो, इसकी पीडीएफ ऐसे बनाना बाद से, मैं आपको बताता हूँ। देखो कल तो इसकी दो तीन साइड का फाइल में सेव एज, देखो ये बन गई पीडीएफ। अब पीडीएफ अपन जो खोलते हैं उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, एडोब रीडर भी होता है, अपन को इसमें खोलना है। अपने पास इसका सब्सक्रिप्शन है, ये क्या नाम है, वंडर शेयर फिल्म मोरा करके, ये कुछ करके है ना? आप देखो इधर देखो, ये ना, इसमें एडिट में जाना, वाटर मार्क में जाना, ऐड वाटर मार्क करना। वाटर मार्क क्या डालना है, साइंस मैग्नेट डालना है।
ये साइंस और एंटर करके ये दो लाइन में आ जाए साइंस मैग्नेट, ठीक है। अब ये प्रपोर्शन, ये इसको कुछ मत छेड़ना, पोजीशन सेंटर में ही अपने आप, इसमें करोगे तो उस कोने में चल जाएगा, इसमें करोगे तो उस कोने में चल जाएगा, बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है। अब सेटिंग में जाना, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी का होता है, जैसे इसमें तो बहुत वो समझ गया मैं। ये देखो बहुत दिख रहा है तो इसको ट्रांसपेरेंसी कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा कम वो कर लेना, तो बच्चों को भी दिख जाएगा। हाँ ना, 17-18% बहुत है। और पेज रेंज में जाके ऑल पेजेस करना, और कई बार क्या तो ऑल यहाँ पर है ना इवन पेजेस हो जाता है गलती से, तो एक छोड़कर, हाँ तो अपन को तो ऑल पेजेस करना है, बस अप्लाई करना है। तो ये बन गई ना, ये सेव कर दिया है। अब ये मैं आपको भेज देना व्हाट्सएप पे, तो कल से आप ऐसे कर लेना। आपके वंडर शेयर है क्या आपके इंस्टॉल? आप इस वाले से कर लेना है। उसमें मेरे वाले में तो काफी पावर वो वाला अभी डाल रहा हूँ, उस वजह से होगा नहीं, फिर अपलोड हो गया से करना पड़ेगा। अभी इससे डाल दूं क्या, अपने इससे वाले से पेप खोल के डाल दूं? प्रेजेंटेशन क्या डाल दूं, इस वाले से डाल देता हूँ अभी तो। हाँ डाल दो, इससे डाल दो। इसमें आपको कर लो विकास वाला। ठीक है। भाई देखा क्या? और बिला वगैरह देख ले यार, जो भी बेस्ट फर्निश में, फर्निश में। और फ्लैट कब तक? ठीक है आता हूँ 4 से। चल गई। अब उससे वो कर लेना, वो जो चेंज करने का बताया था मैं आपको। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। नहीं कौन सा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें लाइव चल रहा है सर ये पेज। कौन सा पेज की बात करें, जनरल साइंस या फिर? हाँ तो जनरल साइंस में कंप्लीट कोर्स हो रहा है सर आपका इसमें, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हो रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक में पहले क्लास बिल्कुल।